जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जापान ने इस कहावत को सही साबित कर दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब जापान की मीडिया ने सीधे भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और भारत के सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसे भारत अपना करीबी मित्र कह सके। जापान के प्रमुख मीडिया संस्थान भी इस आलोचना में शामिल हो गई है। भारत पर लगातार हमले कर रही है। पिछले 3 दिनों में जो भारत पर आलोचना की जा रही है वह पिछले 20 सालों में नहीं देखी गई। ऐसा लग रहा है कि अब जापानी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जापान खुद अपने हालात को नज़रअंदाज कर रहा है। अगर आप जापान का नक्शा देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा देश मिलेगा जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हों। रूस से ही शुरुआत करें। जापान और रूस के बीच तो 100 साल से दुश्मनी चली आ रही है। रूस की बात करें तो उसके साथ जापान का शत्रुतापूर्ण रिश्ता लगभग 1 सदी से चला आ रहा है। उत्तर कोरिया तो जन्म से ही जापान का घोर विरोधी रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ जापान की पुरानी दुश्मनी है। भले ही दोनों देश अमेरिका के करीबी हैं, पर उनकी आपसी नफरत जग जाहिर है। चीन से तो जापान का रिश्ता और भी बुरा है। चीन जापान से किस हद तक नफरत करता है यह सब जानते हैं। यानी अगर देखा जाए तो जापान के आसपास एक ऐसे देश नहीं है जिसे वह अपना सच्चा मित्र कह सके। वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। जापान को छोड़कर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो वे सिर्फ जापान के साथ नहीं बल्कि इसके नागरिकों से भी गहरी नफरत करते हैं। दक्षिण कोरिया की चीन और उत्तर कोरिया से भी पुरानी रंजिश है। लेकिन जब मामला जापान का आता है तो यह सारे देश अपनी अपनी दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो जाते हैं और जापान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये देश न सिर्फ जापान से बल्कि जापानी लोगों से भी नफरत करते हैं। यानी जापान का खुद का घर तो अस्त व्यस्त है और ये दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सवाल सही है, क्योंकि जापान तो भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय मित्र माना जाता है। दोनों देशों के बीच कभी कोई गंभीर मतभेद नहीं हुए हैं और संबंध हमेशा सकारात्मक रहे हैं। तो फिर अचानक से जापान की मीडिया ने भारत को निशाना क्यों बनाना शुरू कर दिया है? इसका कारण हाल ही में जापान में हुआ सत्ता परिवर्तन है। दरअसल जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है और इस पार्टी के पूर्व नेता जो भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे अब सत्ता में नहीं है, जिससे यह बदलाव देखा जा रहा है। हाल ही में फूमियो किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री थे, अपनी लोकप्रियता के चलते प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर नए प्रधानमंत्री का नेता का चुनाव हुआ, जिसमें शिंगरू इबा को चुना गया। शिंगरू इबा अपने कट्टर विचारों के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने यह घोषणा की है कि जापान को अब एशिया में चीन से मुकाबला करने के लिए एक नाटो जैसी प्रणाली बनानी होगी। उनके अनुसार एशिया का अपना एक नाटो बनाने की ज़रूरत है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत की जा सके। जापान को भलीभांति यह एहसास है कि भारत के बिना एशिया में कोई नाटो जैसा संगठन बनाना असंभव है, क्योंकि भारत एशिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अगर हम सिर्फ संख्या बल की बात करें तो भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसी कारण भारत के सहयोग के बिना एशिया में किसी भी प्रकार की रक्षा संधि या सैन्य गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वैसे कई लोग अभी भी यह समझ नहीं पाए हैं। नाटो वास्तव में है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में चीन भारत पर हमला करता है तो इसे जापान पर भी हमला माना जाएगा और जापान चीन के खिलाफ भारत के साथ युद्ध लड़ेगा। उसी तरह अगर चीन जापान पर हमला करता है और भारत पर नहीं, फिर भी यह हमला भारत पर भी माना जाएगा और भारत को हर हाल में चीन के खिलाफ युद्ध करना होगा। यही एशियाई नाटो का विचार है। हालांकि इसमें सिर्फ भारत और जापान नहीं होंगे, बल्कि जापान अन्य 10-12 छोटे एशियाई देशों को भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहता है। जैसे कि यूरोप में नाटो का नियम है कि एक सदस्य पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाता है, वैसे ही जापान के नए प्रधानमंत्री चीन का मुकाबला इसी तरह करना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये योजना एक ही दिन में विफल हो गई, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि भारत किसी भी एशियाई नाटो जैसे संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी संरचनाओं में काम नहीं करता
जहां किसी दूसरे देश के युद्ध में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़े। हम अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करते हैं और दूसरे के संघर्ष को अपने क्षेत्र में नहीं लाने देते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो चीन से मुकाबला करने की क्षमता रखता हो। बाकी सभी देश डरपोक हैं और उनके साथ मिलकर चलने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। बेवजह उनकी लड़ाई का बोझ अपने सिर नहीं लेना चाहते। लेकिन शायद यह बात जापान को पसंद नहीं आई, इसलिए उनकी मीडिया ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, यह कहते हुए कि भारत का कोई साथी नहीं है और वह अकेला पड़ गया है। हम अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करते हैं और दूसरे के संघर्ष को अपने क्षेत्र में नहीं लाते। इसलिए फिलहाल हम ऐसे किसी फ्रेमवर्क में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि भारत इन मामलों में कोई कदम नहीं उठाने वाला है और यह एक सही निर्णय है, क्योंकि एशिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वह चीन के सामने खड़ा हो सके। इसलिए अगर भविष्य में भारत चीन के खिलाफ कोई नाटो जैसा संगठन बनाएगा तो वह जापान या कोरिया के साथ नहीं होगा। भारत सीधे अमेरिका के साथ सहयोग करेगा और चीन का सामना करेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो चीन से मुकाबला करने की क्षमता रखता हो। बाकी देश सभी डरपोक हैं। हालांकि जापान यह भूल गया है कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर भारत का कोई भी पड़ोसी देश स्थायी दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इस समय भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन भारत में उसे संभालने की क्षमता है, जैसे कि हमने मालदीव के मामले में किया था। इसलिए भविष्य में आप देखेंगे कि जापान हमें और निशाना बनाएगा। इसलिए भारत को उसके खिलाफ कोई ना कोई उपाय खोजने की जरूरत होगी।